सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर महावीर प्रसाद साहू, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम कृत्य प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें विदित है, बीए पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय में प्रथम प्रश्न पत्र के पंचम इकाई के अंतर्गत प्रत्यय प्रकरण दिया गया है। यह 20 अंकों का प्रकरण है तथा प्रश्न पत्र में इससे संबंधित 2 शब्दों की ससूत्र सिद्धि पूछी जाएगी। उसी क्रम में हम आज प्रत्यय का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति। प्रत्यय उपसर्ग पूर्वक ये धातु से प्रत्यय शब्द निष्पन्न हुआ है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि वे शब्दांश जो शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समाज शब्द हैं, इसके पीछे इक प्रत्यय लगाकर हमने इसको बनाया सामाजिक। तो यहाँ समाज शब्द है, इक प्रत्यय हैं जो शब्द के पीछे लगा हुआ है और इससे बना हुआ शब्द है सामाजिक। अब हम प्रत्यय के भेद के विषय में देखते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय को 2 भागों में बांटा गया है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु के पीछे लगते हैं, जबकि तदित प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं, जबकि तदित प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को तदितांत कहते हैं। कृत प्रत्यय में उदाहरण है, लिख धातु से नउल प्रत्यय शब्द बनेगा लेखक। नि धातु से ठक प्रत्यय शब्द बनेगा नायक। उसी प्रकार तदित प्रत्यय जो शब्द से लगते हैं, उसका उदाहरण है लघु से तल प्रत्यय शब्द बना लघुता। सुंदर से तल प्रत्यय शब्द बना सुंदरता। तो यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि कृत प्रत्यय हमेशा धातु से लगते हैं, जबकि तदित प्रत्यय हमेशा शब्द से लगते हैं। अब हम हमारे पाठ्यक्रम में कृत प्रत्ययों का वर्णन है, तो हम कृत प्रत्ययों के विषय में अध्ययन करेंगे। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, कृत प्रत्यय व तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्ययों में टिप तफ झी वाले प्रत्यय आते हैं, जिनसे रूप बनते हैं पठती पठत पठंती। जबकि कृत प्रत्ययों में नउल ठक ये प्रत्यय आते हैं। तो कृत प्रत्ययों का सूत्र है कृत अतिंग, अर्थात जो प्रत्यय अतिंग हैं, तिंग नहीं हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कह सकते हैं। जो प्रत्यय धातु से लगते हों और वो प्रत्यय तिंग न हो, तो उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। प्रत्ययों का नाम कृत है, बना हुआ शब्द कृदंत कहलाता है। प्रत्यय लगकर बन जाने पर, कृदंत बन जाने पर, प्रत्यय लगकर कृदंत बन जाने पर कृत तदित समासाश्च सूत्र से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद स्वजस अम ओट सूत्र से उसमें सुप्रत्यय का आगम होगा। सु को उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र से उ की इत संज्ञा होगी तथा स शेष रहेगा। स सजुफो रू से स को र आदेश होगा। रू को उ की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा होगी।
तस्य लोप से उसका लोप होगा। इस प्रकार र आधार र शेष बनेगा। खर अवसानियों विसर्जनीय सूत्र से र को विसर्ग और इस प्रकार प्रत्यय के कार्य हो जाने पर इन सूत्रों को प्रत्येक स्थान पर लिखना होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि बिना प्रातिपदिक संज्ञा के कोई भी शब्द संस्कृत में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। कृत प्रत्यय लगाने पर धातु से कृत प्रत्यय लगाने के उपरांत जब कृदंत बन जाता है तो उसका प्रयोग में लाने के लिए हमें उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी होगी। और प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए हमें स्वजस अमोट उपदेश अज अनुनासिक इत सफजु स्वरु इत्यादि सूत्रों को काम में लेना पड़ेगा। उसी प्रकार नपुंसक लिंग की स्थिति में सु को अम हो जाता है और फिर अमी पूर्व से अ को पूर्व रूप होकर पठम लभ्यम पठितम आदि शब्द बन जाते हैं। अब प्रत्यय प्रकरण प्रारंभ करने से पहले इत संज्ञा के प्रमुख सूत्रों का हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इत संज्ञा किसे कहते हैं। इत संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिससे शब्द का जैसे सु में उपदेश अज अनुनासिक इत से अनुनासिक स्वर उ की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इत संज्ञा विधायक सूत्र लोप करने में काम आते हैं। किसी भी प्रत्यय के स्वर या व्यंजन का लोप इत संज्ञा से ही किया जाता है। इत संज्ञा के प्रमुख सूत्र इस प्रकार है। उपदेशे अज अनुनासिक इत, यह कहता है उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। तो यहाँ पे जैसे क्षत्रिय में श और त के बाद में री, तो री क्या है, स्वर है, तो री की क्या हो जाएगी, इससे इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से उसका लोप होकर शेष बचेगा शत ताधा। तो उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र स्वरों की इत संज्ञा करता है, जबकि हलंत्यम जो द्वितीय सूत्र है प्रत्यय के अंतिम हल की इत संज्ञा करेगा और तस्य लोप से उस हल का लोप हो जाएगा। जैसे यत प्रत्यय में अंतिम हल त है तो त की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से उसका लोप होकर यह शेष रहेगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि स्वर की इत संज्ञा उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र से होगी, जबकि व्यंजन की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होगी। अगला सूत्र है लशक व तदिते। तदित प्रत्ययों के अतिरिक्त लशक व तदिते को तोड़ेंगे तो ल श और कु का वर्ग अतदिते। तो अतदिते से तात्पर्य तदित प्रत्ययों के अतिरिक्त अन्य प्रत्ययों की और ल श और क वर्ग में क ख ग ng घ, तो इन 7 वर्णों की ल श व क वर्ग की इत संज्ञा इस सूत्र से होगी। लेकिन यह इत संज्ञा तभी होगी जब यह प्रत्यय प्रारंभ में आए, प्रत्ययों के प्रारंभ में आए, ल भी प्रारंभ में आए, श भी प्रारंभ में आए और क वर्ग भी प्रारंभ में आए, तभी यह सूत्र की इस संज्ञा में काम आएगा। जैसे लेप में प आधा है तो प की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। ल प्रारंभ में है तो प्रारंभ में लशक व अतदित से इसकी इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। इसी प्रकार तुमुन प्रत्यय में न की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और उ की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, शेष रहेगा तुम। क्षत्रिय प्रत्यय में श की लशक व तदिते से, काहे प्रारंभ में श है तो लशक व तदिते से संज्ञा हो जाएगी। री की उपदेश से अज अनुनासिक इत से संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से उसका लोप होकर अत शेष रहता है। चौथा सूत्र है चोटू। प्रत्यय के
प्रारंभ प्रारंभ में आने वाले च वर्ग, प्रारंभ में आने वाले च वर्ग व ट वर्ग की इच संज्ञा इस सूत्र से होगी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यह च वर्ग प्रारंभ में हो और ट वर्ग भी प्रारंभ में हो। च वर्ग में च छ ज ज य और ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। इनसे प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों की इच संज्ञा चोटू सूत्र से होगी। उदाहरण के तौर पे णयत में ण ट ठ ड ढ ण में आता है तो चोटू से इसकी इच संज्ञा हो जाएगी और त की हलंत्यम सूत्र से इच संज्ञा हो जाएगी। तस्य लोप से उनका लोप हो करके यह शेष रह जाता है। अग्रिम सूत्र है श प्रत्यय से। प्रत्यय के प्रारंभ में आने वाले श की इच संज्ञा श प्रत्यय सूत्र से होगी। श प्रत्यय इसका एग्जाम्पल है। श में प्रारंभ में श है और अंत में य है तो य की इच संज्ञा हलंत्यम से और श की इच संज्ञा श प्रत्यय सूत्र से होकर यह शेष रहेगा। अगला सूत्र है वेर प्रकृतस्य। यदि प्रत्यय का केवल वी शेष रह जाए, प्रत्यय का केवल वी शेष रह जाए तो उसकी इच संज्ञा वेर प्रकृतस्य सूत्र से होगी। जैसे किप प्रत्यय में प की हलंत्यम से संज्ञा होगी, क की लसक्व तद्धित से होगी तो वी शेष बचेगा। तो वी शेष बचने के उपरांत वेर प्रकृतस्य से इसकी भी इच संज्ञा व लोप होकर किप का सर्वापहारी लोप हो जाता है। यहाँ सर्वापहारी लोप से तात्पर्य है कि प्रत्यय के सभी वर्णों का स्वर हो या व्यंजन लोप हो जाता है। इस प्रकार इच संज्ञा विधायक यह प्रमुख सूत्र हैं जो आपके प्रत्यय प्रकरण में काम आएंगे। तो यहाँ एक बार मोटे रूप से हम फिर कह सकते हैं कि उपदेश से अज अनुनासिक सूत्र स्वरों की इच संज्ञा करता है, जबकि हलंत्यम अंतिम हल की इच संज्ञा करता है। इसके उपरांत लशक्व तद्धिते प्रत्यय के प्रारंभ में आने वाले ल श और क वर्ग की इच संज्ञा करता है, जबकि चोटू सूत्र प्रत्यय के प्रारंभ में आने वाले च वर्ग व ट वर्ग की इच संज्ञा करता है। श प्रत्यय सूत्र प्रत्यय के प्रारंभ में आने वाले श की इच संज्ञा करता है, जबकि वेर प्रकृतस्य सूत्र वी की इच संज्ञा करता है। यह वी की इच संज्ञा भी जब करेगा जब प्रत्यय के अन्य अंगों का लोप हो जाए। जैसे क्विप में प का लोप हो गया, क का लोप हो गया, वी शेष बचा तो शेष वी की इच संज्ञा वेर प्रकृतस्य सूत्र से की जाएगी। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम प्रत्यय के गुण वृद्धि सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके बाद हम गुण वृद्धि निषेध के सूत्र पढ़ेंगे। शुभास्ते पंथानः सन्तु। धन्यवादः।